आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्लॉज नंबर 7 तक पहुंचे थे। डिस्टिंक्शन बिटवीन जुआला एंड इजारा। हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में कि जुआला और इजारा में थोड़ी बहुत मुमासलत है। जुआला बेसिकली किसी काम को करने के लिए कंपनसेशन का ऐलान होता है, और इसका जो डिफरेंस है इजारा के साथ, इजारा बहुत पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इजारा हमारे यहाँ इजारतुल अयान भी होता है, किसी एसेट का इजारा भी होता है, इजारतुल अशखास भी होता है, लोगों का इजारा भी होता है। लोगों की सर्विसेज आप हायर करते हैं, ये एक इजारा है। आप कहीं मुलाजमत करते हैं तो ये भी कि इजारा के कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप वहाँ पर मुलाजमत कर रहे हैं, या कोई किसी की सर्विसेज आप हायर करते हैं तो ये भी इजारा है। तो ये बेसिकली इजारा और जुआला में कुछ चीज़ें मुश्तरक भी हैं। एक तरह से जुआला आप देखें तो कमोबेश इजारा वाली सूरत बनती है, इजारतुल अशखास वाली सूरत बनती है। लेकिन सुबह इसको एक्सप्लेन किया गया था लास्ट क्लास में कि जुआला में आउटकम तो मालूम होता है, आउटकम मालूम होना जरूरी होता है। यानी कि आउटकम, जो असल आउटकम निकलेगा वो मालूम है। जैसे आपने किसी के साथ जुआला किया इसलिए ताकि वो आपके लिए कोई काम करे, या फर्ज करें कि आपने ज्वाला किया, आपने इसलिए ज्वाला किया क्योंकि आप पे एक वो है सॉफ्टवेयर हाउस है, और आपने ज्वाला किया और किसी को ये ऑफर की कि मेरे लिए सॉफ्टवेयर बनाओ, कोई खास सॉफ्टवेयर, और उसके लिए कंपनसेशन आपने रख लिया कि अगर तुम ये सॉफ्टवेयर बना के दोगे तो तुम्हें इतना मैं कंपनसेशन दूंगा। अब वो सॉफ्टवेयर कैसे बनाता है, किस तरह से बनाता है, वो ज्वाला में अनसर्टेन होता है, वो उसको डिफाइन नहीं होता। कौन सा सॉफ्टवेयर बना रहा है, कैसा बना रहा है, किस किस तरह से वो बना रहा है, क्या प्रोसेस वो करे, खुद बनाएगा ये किसी और से बनवाएगा। तो ये चीजें ज्वाला में वाजे नहीं होती, लेकिन उसका आउटकम मालूम होता है। आउटकम ये है कि वो सॉफ्टवेयर बनाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप इजारा करते हैं, सर्विस इजारा करते हैं, तो वहां पर ये सारी चीजें मालूम होती हैं। तो इस मुमासिलत की वजह से दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, जिसकी वजह से ये जरूरी है कि इन दोनों के दरमियान आप फर्क को वाज़ेह करें। तो क्लॉज नंबर 7 में उसी फर्क को वाज़ेह करने की कोशिश की गई है। डिस्टिंक्शन बिटवीन ज्वाला एंड इजारा, ये ज्वाला और इजारा में क्या फर्क है। ज्वाला इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम इजारा ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। ज्वाला और इजारा में फर्क है, और मंदरजा झेल फर्क मौजूद है इन दोनों में। ज्वाला इज valid despite uncertainty of work, deeming the determination of the required result by the offerer as sufficient। क्या मतलब है, इसको कोई एक्सप्लेन करेगा? ज्वाला में मेरे ख्याल में सिर्फ एंड रिजल्ट पे फोकस होता है। जी, यहाँ पे जो ये बात कर रहा है कि वो जो फ्रेमवर्क है और जो है ना उसकी बात कर रहा है कि फ्रेमवर्क में तो उसमें कोई खास उसमें कोई इंडिकेशन नहीं होती कि क्या कब कैसे करना है। लेकिन ये कि एंड रिजल्ट के ऊपर बात करता है कि एंड रिजल्ट जो है ना वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है, उसका एंड रिजल्ट होना चाहिए। तो वो बात में कर रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द रिक्वायर्ड रिजल्ट बाय द ऑफर एज सफिशिएंट, जो उसने कहा था उस तरह का रिजल्ट मिलना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खुर्रम ने भी बिल्कुल ठीक कहा, आप भी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जाइल की तरफ से सिर्फ रिजल्ट को वाजे कर देना कि मुझे क्या चाहिए, वो बताना, वो रिक्वायर्ड रिजल्ट बताना काफी है इसमें। हालांकि जो काम करेगा उसमें अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी ये है कि वो काम करेगा किस तरह। अगर घोड़ा ढूंढने के लिए, मतलब भागे हुए घोड़े को ढूंढने के लिए वो मामूर है, तो वो किस तरह से ढूंढता है? खुद जाता है, किसी को भेजता है, या पैदल जाता है, या अपने घोड़े पे जाता है? तो इससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कंसर्टेंटी बहरहाल रहेगी कि वो किस तरह से उस नतीजे को हासिल करता है। लेकिन एक्चुअली जो नतीजा है वो ज्वाला में डिफाइंड है। दूसरा फर्क, ज्वाला डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस। ये एक बात सुबह हुई थी कि ज्वाला इकाआत में से है। इका उस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं, या उस क्या कहते हैं उसको, मामले को कहते हैं जिसमें वन साइडेड ऑफर ही होती है, एक्सेप्टेंस वहां पे जरूरी नहीं है।
ठीक है, ज्वाला में अगर एक तरफ से जाइल ये कह दे कि मैं तुम्हें मामूर करता हूँ, या कौन है जो मेरा ये फला काम करे, या उसी बंदे को मुखातिब करते हुए कहे कि मेरा ये काम कर दो, मैं इतना कंपनसेशन दूंगा, दूसरे की तरफ से एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है। वरना कि हर कॉन्ट्रैक्ट में, जो भी इस्लामिक बैंकिंग की मोस्टली मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें ईजाब व कबूल जरूरी है। लेकिन बाज कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक तरफ से ऑफर काफी होता है, इसको ईका कहते हैं, इसको अकद नहीं कहते। अक्द अक्द जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं जिसमें एक तरफ से ऑफर होता है, एक तरफ से एक्सेप्टेंस होती है। ईका में एक तरफ से बस ऑफर होती है, एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं होती। जबकि दूसरी तरफ जो इजारा है, वो एग्रीमेंट है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक अक्द है, जिसमें एक तरफ से ऑफर होगी तो दूसरे की तरफ से एक्सेप्टेंस होगी। ठीक है, ज्वाला में ऑफर काफी है, एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है। ये दूसरा फर्क हो गया। तीसरा फर्क है, इंटाइटलमेंट टू कंपनसेशन डिपेंड्स ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क एंड डिलीवरी ऑफ रिजल्ट। कि कंपनसेशन का वो हकदार होता है उस काम को कंप्लीट करने पर और उस रिजल्ट के डिलीवर करने पर। ठीक है, जैसे ही वो काम करता है, वैसे ही अगर काम कंप्लीट हो जाता है तो वो उस कंपनसेशन के लिए हकदार बन जाता है। जबकि ज्वाला ज्वाला में सॉरी इजारा में ऐसा नहीं होता। रिजल्ट कुछ भी हो, देखिए मिसाल है आपकी, बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। आपके यहाँ बैंक्स में, आप जिन बैंक्स में काम करते हैं, तो आपको बेसिकली रखा गया है एक सर्टेन प्रॉफिट को अचीव करने के लिए। देखिए बैंक के कुछ गोल्स होते हैं ना, किसी भी इदारे के कुछ गोल्स होते हैं, उनमें से एक गोल ये है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी अपनी बढ़ाएं। अब फर्ज करें कि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ती और इवन प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है या लॉस में भी चली जाती है, तो आपकी तनख्वाहें तो नहीं रोकी जाती ना। आपको तनख्वाह इसलिए नहीं दी जा रही कि बैंक प्रॉफिट में आएगा तो आपको तनख्वाह मिलेगी, आपको अपने अमल की उजरत मिल रही है। ठीक है, उसका कोई ताल्लुक नहीं होता प्रॉफिटेबिलिटी से, प्रॉफिट हो ना हो। ठीक है, इंक्रीमेंट पर एक फर्क पड़ता होगा, आपकी इंक्रीमेंट्स उस तरह से नहीं होती होंगी या ले ऑफ्स होते होंगे। लेकिन जब तक आप वहां पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तब तक आपको कोई भी ये नहीं होता कि आपकी सैलरी रोक दे कि चूंकि हमें मुनाफा नहीं हो रहा तो आपकी सैलरी रुकेगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन ज्वाला में आउटकम पे डिपेंड करता है। अगर आउटकम मिलेगा, जो नतीजा वो चाह रहे हैं, अगर वो मिलेगा, तभी आपका ये ज्वाला कंपनसेशन के आप हकदार होंगे, अदरवाइज आप कंपनसेशन के हकदार नहीं है। ये फर्क है ज्वाला और इजारा। फिर जो अगला फर्क है, ज्वाला इज वैलिड इवन इफ द अदर पार्टी इज नॉट नोन। ज्वाला में दूसरी पार्टी का मालूम होना भी जरूरी नहीं है। आपने एक ऐलान कर दिया कि भाई ये जो भी ये काम करेगा, मैं उसको फला इनाम, फला ज्वाल दूंगा, फला कंपनसेशन दूंगा, इतना कंपनसेशन दूंगा, तो ये इतना काफी है आपके लिए। उस पार्टी को जानना जरूरी नहीं होता। लेकिन इजारा में आपको ऑब्वियसली दूसरी पार्टी को जानना जरूरी है, क्योंकि उसके साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगला जो फर्क है, एज अ रूल ज्वाला इज टर्मिनेबल वाइल इजारा इज बाइंडिंग। हमने हमने लास्ट सेशन में देखा था कि ज्वाला बाइंडिंग नहीं होता, ज्वाला अक़्द लाजिम नहीं है, अक़्द जायज है, जबकि इजारा अक़्द लाजिम है। ठीक है, ये फर्क हो गया इन दोनों में। फिर एप्लीकेशन ऑफ ज्वाला, ज्वाला की जदीद तत्बीकात। जदीद तत्बीकात क्या क्या है? तो पहला ये बताया, एक्सप्लोरेशन फॉर मिनरल्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर। तो ये कोई एक्सप्लेन करेगा किस तरह से ये ज्वाला, कोई एक्सप्लेन करेगा ये किस तरह से ज्वाला में फॉल होता है? सर जैसे किसी भी जैसे बलूचिस्तान में कोई जमीन का जो है ना वो हुकूमत की तरफ से जारी हो गया कि इस जमीन से जो है वो मिनरल को आप एक्सट्रैक्ट करके मतलब निकालें तो हम आपको इतनी अमाउंट देंगे, या इस तरह से हम मतलब प्रोजेक्ट ऑफर करते हैं ज्वाला की बेस पर। ये बिल्कुल कुछ इसी तरीके से ही है जो ये कह रही है कि एक्सप्लोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेसिफाइड लिमिट, कोई एरिया बता दिया जाता है कि इसको आप एक्सप्लोर करें और वहाँ से मिनरल निकलते हैं, तो उस पे जो उसकी ये कह रहे हैं कि जो भी उसके रिटर्न है, तो वो फिर वेजेस और उससे डिस्कशन किया था कि वो कैसे शेयर किया। वैसे तो नॉर्मली कहीं परसेंटेज या स्पेसिफिक होती है, लेकिन
समटाइम जो है वो सर इसमें मेरे ख्याल में तीन चीजें जो है ना वो मुअय्यन होती हैं। एक तो ये कि वो एरिया मुअय्यन होता है, मुद्दत मुअय्यन होती है, और वो जो काम जो दे रहे होते हैं वो मुअय्यन होता है। और उसके एवज वो जो है ना वो जो भी कंपनसेशन है वो ऑफर करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। हिजरत ने और अदनान साहब ने बिल्कुल सही बताया इसके बारे में। अगर फर्ज करें कि ये ज्वाला ना होता, इजारा होता, तो मादनियात निकले ना निकले, उसके काम पर उसको उजरत मिलती। आपने किसी को हायर किया है कि वो पानी एक्सट्रैक्ट करे, फॉर एग्जांपल इस एरिया से पानी एक्सट्रैक्ट करे, तो उसको अमल के बदले में उजरत मिलेगी, चाहे उसका उसके उस अमल से एक्सप्लोरेशन में वो मादनियात ना भी निकले। पानी के लिए उसने कुआं खोदा लेकिन पानी नहीं मिला। अगर इजारा होगा तो स्टिल उसको कंपनसेशन मिलेगी। लेकिन ज्वाला है तो ज्वाला में उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगी जब तक वो मतलूबा नतीजा हासिल ना करे जिसके लिए ज्वाला किया गया है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। बिल्कुल दुरुस्त कहा दोनों ने, इफरत ने और अदनान साहब ने, कि ज्वाला कॉन्ट्रैक्ट मे बी यूज फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर in situations where entitlement to wage is contingent upon the finding of minerals or water without reference to the amount of time or the extent of the period. यहाँ ये ज्वाला की सूरत होगी जहां पर आप वेजेस को इंटाइटल करें या जो कंपनसेशन है उसको वो कंटिजेंट करें, यानी मशरूत करें मिनरल्स के निकलने से। अगर इस एरिया में तेल के जखायर निकले तो आपको इतना कंपनसेशन मिलेगा। वो कंपनसेशन खुद मिनरल में से कल को एक्सट्रैक्शन होगी, आपको खुद इम्तियाज में आपने पढ़ा होगा, कल को जब एक्सट्रैक्शन होगी तो उसमें से एक सर्टेन हिस्से की सूरत में भी आपकी उजरत हो सकती है। ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपको अभी उजरत दे दी जाए, जैसे ही एक्सप्लोरेशन हो जाए और आप ये मादनियात निकल आए, पानी निकल आए, तो आप उस उजरत के हकदार बन जाए। तो ये ज्वाला की एक आपके सामने जिंदा मिसाल है। फिर दूसरा जो कि मतलब समझने के प्रैक्टिकली जहां पर ज्वाला हो सकता है, कलेक्शन ऑफ डेट्स के लिए। ज्वाला इज यूज फॉर कलेक्टिंग डेट्स। सुबह भी हमने इस पर बात की थी कि ज्वाला इसके लिए हो सकता है कि फर्ज करें कि आपका कोई डेट है या आपके सर्टेन डेट्स हैं, कुछ लोगों पर आपका उधार है और वो आपको नहीं दे रहे, तो आपने किसी को हायर कर लिया कि आपकी तरफ से वो वसूली करे। तो ये ज्वाला की एक सूरत है। उसमें उसकी कंपनसेशन तय होगी। नॉर्मली जो मार्केट में राइज है वो ये होती है कि वो जितना डेट रिसीव करता है उसके एक सर्टेन परसेंटेज उसके लिए उसकी फीस होती है, तो जिसको ज्वाला फीस कहते हैं। तो ज्वाला फीस जरूरी नहीं होता कि वो लमसम में हो, जो बल्कि ज्वाला किसी उस मतलब उस सब्जेक्ट मैटर के परसेंटेज के हिसाब से भी उसकी कंपनसेशन हो सकती है। ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ डेट्स एक दूसरी एग्जांपल है कि ज्वाला इज यूज फॉर कलेक्टिंग डेट्स इन केसेस वेयर द एंटाइटलमेंट टू कंपनसेशन इज कंटिंजेंट अपॉन द कलेक्शन ऑफ ऑल डेट्स, कि जहां पर उसको कंपनसेशन तब मिलेगी जब वो तमाम के तमाम डेट्स को कलेक्ट कर लेगा। इन विच केस इंटाइटलमेंट टू द इंटायर कंपनसेशन इज एस्टैब्लिश, तो उस सूरत में उसको मुकम्मल कंपनसेशन मिलेगा। और पार्ट ऑफ द डेट, या ये कि डेट का कोई हिस्सा, दोनों चीजें हो सकती है। उसको एक फुल कंपनसेशन भी मिल सकती है कि ये डेट पूरा तुम रिकवर करो तो तुम्हें इतनी कंपनसेशन मिलेगी, या ये कि उस डेट का एक हिस्सा उसको दिया जाए। ये जो डेट तुम लेके आओगे वसूल करके, तो उसमें से 10% तुम्हारा कंपनसेशन है, ये भी हो सकता है। इसकी भी इजाजत आपको दी गई है। सो दैट कंपनसेशन प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट ऑफ डेट कलेक्टेड इज ड्यू। तो जो कंपनसेशन होगा वो उस अमाउंट ऑफ डेट का होगा जो कलेक्ट किया गया। ठीक है, उसी का प्रोपोर्शनेट होगा। समझ में आ रही है बात? जी जी सर। बिल्कुल सिंपल सी। जी बिल्कुल सही।
अगला जो पॉइंट है वो जरा सा देखने का है, सर वो सिक्योरिंग परमिशन। जी। नहीं सर, समझ आ गई। बस यही कि जो जो भी कर्जा जो आपको नहीं मिल रहा है मतलब किसी से लेना है, और वो आप किसी से कहें कि अगर मुझे कोई लेके दे देगा तो मैं उस कर्जे का 2% है ना आपको दे दूंगा। तो बस ये बात है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। तो अगला पॉइंट है सिक्योरिंग परमिसिबल फाइनेंसिंग फैसिलिटी मींस दैट द वर्कर अंडरटेक्स सम वर्क दैट लीड्स द इंस्टीट्यूशन टू एग्री टू द ग्रांटिंग ऑफ फाइनेंसिंग। अच्छा, सिक्योरिंग परमिसिबल फाइनेंसिंग फैसिलिटी, बाज दफा ये होता है कि क्लाइंट्स खुद बराह रास्त बैंक से नॉर्मली फाइनेंसिंग नहीं ले पाते। बीच में कोई ऐसा कोई बंदा होता है जो ये एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है, जहां पर वो फाइनेंसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है क्लाइंट के लिए। तो ये उस सूरत में भी इस्तेमाल हो सकता है। सिक्योरिंग परमिसिबल फाइनेंसिंग फैसिलिटी मींस दैट द वर्कर undertakes some work that leads to institution to agree to the granting of financing facilities to the offerer। जो ज्वाला कर रहा है, जो ऑफर कर रहा है, जो जाइल है, उसको फाइनेंसिंग चाहिए। उसको चूंकि फाइनेंसिंग चाहिए तो वो किसी को ऑफर करता है कि तुम मुझे बैंक से फाइनेंसिंग लेके आओ, तो मैं तुम्हें इतना तुम्हें कंपनसेशन दूंगा, इतनी इतनी पेमेंट तुम्हें करूंगा। ठीक है। तो वो जो जाइल है उसको फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड है, और उसको फाइनेंसिंग लेके दे रहा है आमिल। आमिल बैंक के पास आता है। आमिल के बैंक के साथ टर्म्स अच्छे हैं, या यूं समझ लें कि आमिल की इस तरह से उसकी वर्थ है कि उसको बैंक फाइनेंसिंग, उसके जरिए से बैंक को उसको फाइनेंसिंग मिल जाए। तो उसको फाइनेंसिंग मिल गई, तो ये उसने अपना पार्ट कंप्लीट कर लिया, उसने अपना काम कंप्लीट किया। तो इस काम कंप्लीट करने के एवज उसको एक समझ लें कि कंपनसेशन मिल जाएगी। ठीक है। या इसकी एक सूरत ये भी हो सकती है कि एक बैंक से फाइनेंस किया, और वो जो फाइनेंसिंग थी काफी टिकट साइज उसका बहुत बड़ा था, बहुत ह्यूज फाइनेंसिंग थी। तो वो बैंक अकेला फाइनेंसिंग नहीं कर सकता। तो उस बैंक ने क्या किया कि क्लाइंट के साथ ज्वाला कर लिया। ज्वाला इस सेंस में कर लिया कि वो उसके लिए सिंडिकेट फाइनेंसिंग अरेंज करेगा, जिसमें 4-5 बैंक कंसोर्शियम फाइनेंस, सिंडिकेट फाइनेंस उसके लिए अरेंज करेगा, जिसमें मुतादिद बैंक आएंगे। और वो बैंक को लाने का कमीशन फिर वो जो फर्स्ट बैंक है, वो लीड अरेंजर जिसको कहते हैं, वो बाकी बैंक्स को लाने की मद में क्लाइंट से एक सर्टेन कंपनसेशन वो ले लेगा जो आला की बेस पे। और वो जो कस्टमर होगा वो जाइल होगा, और ये जो बैंक है जो कि बाकी बैंक्स को लेके आ रहा है, ये आमिल होगा। ठीक है। और वो जो कंपनसेशन मिल रही है वो ज्वाल होगा। ये बात भी समझ में आ रही है? जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। Jwala contract may be used for securing facilities provided that the condition of the permissibility of Jwala is met। ज्वाला इन सूरतों में मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन उस सूरत में ज्वाला की जो शराइत है उसको मद्देनजर रखा जाए। दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्वाला मस्ट बी वैलिड। जो सब्जेक्ट मैटर है वो वैलिड होना चाहिए, यानी उसके लिए फाइनेंसिंग लेके आनी चाहिए, तो वो फाइनेंसिंग शरिया कंप्लाइंट होनी चाहिए। शरिया नॉन कंप्लाइंट फाइनेंसिंग के लिए ये ज्वाला नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे कि सच एज द क्रिएशन ऑफ डेट थ्रू मुराबहा और डेफर्ड पेमेंट, इजारा विद डेफर्ड रेंटल, रेजिंग ऑफ लोन्स विदाउट इंटरेस्ट। यानी शरिया कंप्लाइंट जो सूरतें हो सकती हैं जिसके लिए मतलब जो सब्जेक्ट मैटर है वो शरिया कंप्लाइंट है, मतलब जो काम उसने करना है आमिल ने, वो उसका शरिया कंप्लाइंट होना जरूरी है। उसके लिए वो एग्जांपल वो दे रहे हैं कि अगर उसका काम बैंक से फाइनेंसिंग दिलवाना है ऑफरर को या जाहिल को, तो उस सूरत में ये जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी है ये सब की सब शरिया कंप्लाइंट होनी चाहिए। फिर इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ गारंटी, के शरिया कंप्लाइंट लेटर ऑफ गारंटी भी इशू करवा सकता है। और द ओपनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ये एलसी ओपन कर सकता है विद द कंडीशन दैट द ट्रांजैक्शंस आर नॉट एम्प्लॉयड फॉर रेजिंग इंटरेस्ट बेयरिंग लोन्स थ्रू स्टिपुलेशन customary practices और डीलिंग among institutions। बशर्ते कि इन ट्रांजैक्शंस के जरिए से कोई आप सूदी लोन रेज ना करें,
चाहे वो स्टिपुलेट करें अपने एग्रीमेंट में या कस्टमरी प्रैक्टिस ही ये हो, या इन इंस्टीट्यूशंस का की जो डीलिंग्स है वो शरिया नॉन कंप्लाइंट होती है नॉर्मली, तो जाहिर है उससे फाइनेंसिंग भी आपको नॉन कंप्लाइंट ही मिलेगी। तो इन शॉर्ट ये कि आप बैंक से कस्टमर को कोई फाइनेंसिंग दिलवा सकते हैं। उसके लिए आप कमीशन या कंपनसेशन भी चार्ज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट वो फाइनेंसिंग शरिया कंप्लाइंट हो। अगली जो एग्जांपल है वो ब्रोकरेज की है। Jwala is used in brokerage activities in cases where the entitlement to compensation is contingent upon the conclusion of the contract for which intermediation is undertaken. आपको पता है कि कंपनसेशन का हक तभी ज्वाला में होता है जब वो किसी नतीजे से मशरूत हो, कि ये नतीजा निकलेगा तो उसके लिए ये कंपनसेशन है। तो ब्रोकरेज में भी उमूमन, ब्रोकरी में भी उमूमन इस तरह की सूरत हाल होती है। मसलन कोई ब्रोकर है, रियल एस्टेट ब्रोकर है, तो उसका काम क्या होता है? ब्रोकरी में वो आगे उस माल को बेचता है। वो जो जाहिल है या आप हैं, फर्ज करें कि आप किसी ब्रोकर को कहते हैं कि मेरा जो माल है ना, तुम मेरा ये जो एसेट है या प्रॉपर्टी है वो तुम इतने में बेच दो, बिकवा दो, इतने में तुम बिकवा दो। तो वो ब्रोकर क्या करता है, मार्केट में जाता है, क्लाइंट ढूंढता है और वो बेच देता है और फिर उसको उसका कमीशन मिलता है या कंपनसेशन मिलती है। अब जो उसको कंपनसेशन मिलती है वो उसके नतीजे से मशरूत है। अगर वो सक्सेसफुली बेच पाएगा तो उसको वो इनाम मिलेगा, वो कंपनसेशन मिलेगी। अगर वो बेच नहीं पाएगा, चाहे उसने कितनी एफर्ट क्यों ना कर ली हो, उसको वो इनाम या कंपनसेशन नहीं दिया जाए। ठीक है। तो ब्रोकरेज में भी जो उमूमन ब्रोकरेज हमारे यहाँ ब्रोकरी होती है वो ज्वाला की परफेक्ट एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रही है? जी बिल्कुल समझ में आ रही है सर, जी ये सर। बिल्कुल इस रियल एस्टेट ब्रोकर वाली बिल्कुल रियल कंडीशन है। रियल एस्टेट ब्रोकर्स भी हो सकते हैं और इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी हो सकते हैं। अगर किसी कंपनी को कोई कोई कंपनी चाहे कि कोई कंपनी वो एक्वायर करना चाह रही है अपना साइज बढ़ाने के लिए, कोई छोटी कंपनी चाहिए फॉर एग्जांपल, तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स वहां पर आते हैं, वो उस एक्विजिशन को पूरा करते हैं। पहले ढूंढते हैं ऐसी कंपनीज, उसकी वैल्यूएशन करते हैं और उसके बाद फिर वो डील करवाते हैं। तो जब वो डील सारा सक्सेसफुल हो जाता है तो तब जाके इन्वेस्टमेंट बैंक का अपना एक कमीशन उसको मिलता है। तो वो भी एक परफेक्ट एग्जांपल है आपकी ज्वाला की। आगे वो बता रहे हैं डिस्कवरीज, इन्वेंशन, डिजाइंस, इसमें भी ज्वाला हो सकता है। ज्वाला इज यूज्ड फॉर द रियलाइजेशन ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज, इनोवेटिव इन्वेंशंस एंड डिजाइंस such as symbols and trademarks where entitlement to compensation is contingent upon the realization of the discoveries. तो ये जो डिस्कवरीज आप करते हैं नॉर्मली बहुत से बहुत सी इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज या तहकीकी इदारे इस तरह के होते हैं कि बाकायदा फंड्स रखते हैं कि अगर कोई नई चीज इन्वेंट करेगा या कोई नई डिस्कवरीज लेके आएगा या कोई ऐसी कोई इजाद करेगा या तहकीक करेगा तो उसके लिए कंपनसेशन वो रखते हैं। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है अगेन ज्वाला की। इसमें आप सिंबल्स की बात करें, ट्रेडमार्क्स की बात करें कि किसी ने इस तरह का लोगो बना दिया जो कि ट्रेडमार्क बन गया, तो उसके इवज उसको एक सर्टेन कमीशन मिल गया। तो ये सारी चीजें जैसे पेटेंट्स हैं कि रजिस्टर पेटेंट, क्या उसने एक डिस्कवरी की, कोई नया डिजाइन बनाया, उसका पेटेंट करवाया, तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई उसने, तो उसके इवज उसको एक सर्टेन कंपनसेशन मिल गया। या किसी ने कहा कि मैंने ये इजाद किया है या कोई नई चीज डिस्कवर की है तो इसको कोई पेटेंट करवा दे तो मैं उसको इतना उसको कमीशन दूंगा या इतना मैं उसको कंपनसेशन दूंगा। तो ये सारी सूरतें ज्वाला की। आप इसकी जिसको कहते हैं ना कि टेंस ऑफ आप वो एग्जांपल्स आप निकाल सकते हैं। आखिरी क्लॉज है रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन ज्वाला। ज्वाला के मामले में बैंकों का किरदार, जहां पर भी ये आपको स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन लिखे तो आप समझ जाएं वो बैंक की बात कर रहा है। इट इज परमिसिबल फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू हैव द स्टेटस ऑफ अ वर्कर इन ज्वाला बाय कॉन्ट्रैक्ट for work benefiting others irrespective of the institution undertaking the work itself or by contracting out the work through another ज्वाला। देखिए इंस्टीट्यूशन बैंक्स भी ज्वाला में आमिल बन सकते हैं।
कि बैंक ज्वाला करें और वो खुद आमिल बन जाए। जैसे एक सूरत तो मैंने आपको बताई थी सिंडिकेट फाइनेंसिंग की, उसमें भी बैंक एक तरह से आमिल होता है। जो कस्टमर है वो जाहिल होता है और बैंक उसके लिए मजीद सिंडिकेट फाइनेंसिंग अरेंज करता है। तो यहाँ पर भी वो यही बात कर रहा है कि बैंक खुद भी वर्कर बन सकता है, आमिल की हैसियत से काम कर सकता है। अब वो चाहे तो ये काम खुद करे या किसी और शख्स से या इदारे से या किसी और इंस्टीट्यूट से करवाए। ठीक है, तो ये अगेन क्लियर है, मेरे ख्याल है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। 9/2, it is permissible for an institution to have the status of the offerer whether the work benefits the institution or is for the fulfillment of its obligation in Jwala for the benefit of another parallel Jwala, ensuring that the two Jwalas are not linked. अच्छा, बैंक इदारा या बैंक उसके लिए ये भी जायज है कि वो खुद जाइल भी बने, खुद जाइल भी बने, आमिल भी बन सकता है और जाइल भी बन सकता है, चाहे वो इस अमल से खुद फायदा उठाए या वो किसी और के लिए अंजाम दे रहा हो। यानी पैरेलल ज्वाला, पैरेलल ज्वाला में क्या होता है, आपने कस्टमर के साथ ज्वाला किया, ठीक है, बैंक ने कस्टमर के साथ ज्वाला किया, फिर उस काम को खुद अंजाम नहीं दिया, किसी और शख्स के जरिए से उसको अंजाम दिलवाया। तो जब किसी और शख्स के साथ आप उसको उस ज्वाला को अंजाम दिलवाएंगे तो ये पैरेलल ज्वाला हो जाएगा। एक ज्वाले में बैंक आमिल है और जो पैरेलल ज्वाला है दूसरी तरफ बैंक जाइल भी बन जाएगा। इसको फिर के लिए जायल से परमिशन लेना जरूरी हो जाएगी अगर वो किसी और से करवा रहे हैं बैंक को। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये स्पेसिफिक ज्वाला है, अगर ये जिसको कहते हैं कि पब्लिक के लिए नहीं है, हमने एक क्लॉज पढ़ी थी ना, अगर वो पब्लिक के लिए ये कर रहा है तो फिर तो उसको इजाजत लेने के लिए लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक ज्वाला है, किसी खास बंदे के लिए हो रहा है, तो फिर उसको इजाजत लेनी उसके लिए जरूरी है। अच्छा, कोई एग्जांपल आपके जहन में आता है जहां पर बैंक खुद जाइल बने? सर इसमें एक इस तरह से हो सकता है ना कि बैंक किसी को हायर करे कि वो कस्टमर्स लेके आए, ज्यादा कस्टमर्स लेके आए, और फिर बैंक उसको एक कंपनसेशन दे। सही है, ठीक है। देखिए एक अभी बैंकों में एक हम कहते हैं फ्रीलांसर्स भी होते हैं जो उसके लिए काम कर रहे थे बैंक्स के लिए। एक तो वो अच्छी एग्जांपल है इसके लिए। और जो दूसरा हम जो क्या कहते हैं उसको मुकदम या दूसरी चीज निकल, लेकिन वो तो फिर उसमें एजेंसी में आ जाएगा, उसमें नहीं आएगा। वैसे बेस्ट यही है, आपके जो फ्रीलांसर्स हैं वही इसकी अच्छी एग्जांपल है उसमें। मुकद्दम का भी अमल आप रिजल्ट से मशरूत कर दे तो वो ज्वाला बन जाएगा। जी हाँ, हो सकता है। लेकिन एक और भी इसमें चीज़ मेरे जहन में आ रही थी मुकदम के अलावा। जैसे हम लोग वैल्यूएशन के लिए, जैसे आप कस्टमर आपको कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी या मेरी जो भी इनकम एस्टिमेशन वैल्यूएशन या किसी और किस्म की लीगल ओपिनियन के लिए बैंक के पास आता है फॉरेन पर्पज़ के लिए, तो फिर हम वो सेम चीज़ जो है ना किसी और को फॉरवर्ड करते हैं। हालांकि उस लीगल ओपिनियन या उसके जो भी एक्चुअल चार्जेस होते हैं वो कस्टमर हमें दे रहा होता है, और हम एक थर्ड पार्टी को कहते हैं कि वो मुझे इसका लीगल ओपिनियन और वो सब कुछ करके दें। तो शायद ये भी एक कंडीशन बन सकती है इसकी ज्वाला की। बिल्कुल, आप सोचने पे आए तो बहुत कुछ आप सोच सकते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। हूर ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि जहाँ पर खुद डिपॉजिट के लिए बैंक किसी और इदारे को या उसको ये कमीशन दे, कंपनसेशन दे कि ये मेरे लिए इतना तुम डिपॉजिट ले आओ तो तुम्हें इतना तुम्हें मिलेगा। कोई शख्स भी हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा जो एग्जांपल इसमें जो परफेक्टली बैठता है वो ये कि कोई बैंक अपनी सर्विसेज दे रहा है, या इन्वेस्टमेंट बैंक हो सकता है या कोई नॉर्मल बैंक भी हो सकता है, कि वो क्लाइंट को उसकी शरिया कंप्लाइंट सॉल्यूशंस के लिए मतलब एडवाइजरी दे रहा है। और एडवाइजरी देने के साथ साथ वो उसको शरिया कंप्लाइंट फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। ना सिर्फ ये खुद प्रोवाइड कर रहा है बल्कि दूसरे बैंक से वो डील करके वहां से भी उसके लिए फाइनेंसिंग अरेंज कर सकता है।
और उसके अगेंस्ट वो कस्टमर से कंपनसेशन ले सकता है। तो मुख्तलिफ इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। चलें, यहाँ पर ये ख़त्म हो गया हमारा स्टैंडर्ड। इंशाल्लाह कल फिर दोबारा मिलेंगे। इस ज्वाला के हवाले से कोई सवाल है तो पूछिए। ये सब क्लियर है सर। और सर कल कौन सा प्लान करें?